आप सभी का एचडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अभ्यास सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा दूसरा सेट होगा। इससे पहले हमने आपको एक सेट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहला क्लास नहीं देखेंगे तो ये वाला क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। और आप कल अच्छी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के आना, क्योंकि अगला जो हमारा वीडियो होगा यानी तीसरे नंबर का, उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज हमारा पाषाण काल का जितना भी क्वेश्चन आ सकता था उतना हमने आपको करा दिया, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बहुत ही प्यारे और आसान से सवाल से आगे बढ़ते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे पहले नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया गया था। भाई किसी ने नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया होगा पहले पहले, तो याद रखिएगा एक व्यक्ति है, 1865 का समय है, इस समय को याद रखा जा सकता है। 1865 का समय है, एक व्यक्ति है जॉन लुबाक। तो इन्होंने सबसे पहले, इनकी एक किताब है प्री हिस्टोरिक टाइम, जरा सा देखना, इनकी एक बुक है, ठीक है, उस बुक का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जॉन लुबाक की किताब है साथी, प्री हिस्टोरिक टाइम, ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम। और इस किताब में इन्होंने सबसे पहले एक शब्द प्रयोग किया जिसका नाम है नवपाषाण, जिसे हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक। क्लियर है ना ये पॉइंट? तो बस इनका नाम याद रखिएगा, सर जॉन लुबाक, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा होगा कि भैया सर जॉन लुबाक ने 1865 में ये बात बताई, लेकिन इस बात का प्रयोग कहीं ना कहीं किया होगा इन्होंने, तो इनकी एक किताब है प्री हिस्टोरिक टाइम, यहाँ पर इन्होंने इस बात का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरा सा देखना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में बन सकते हैं। अगर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बना तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कहा कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है, इतिहासकार है माइल्स वर्केट, इन्होंने कहा कि निम्नलिखित विशिष्ट विशेषांकों को नवपाषाण संस्कृति माना जाना चाहिए। देखिए बात ऐसा है, अभी कल के वीडियो में हमने आपसे बताया था किस तरह से हम लोगों ने पूरा पाषाण काल को देखा। यहाँ पे औजार थोड़ा सा, पाषाण के औजार थोड़े से बड़े बड़े थे। फिर हम लोगों ने देखा किस तरह से कार्लाइल के द्वारा, सीएल कार्लाइल के द्वारा मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी मिला। हम लोगों ने देखा कि मध्य पाषाण काल की क्या विशेषता थी साथी, है ना। और यहाँ के औजार थोड़ा सा कमजोर थे। अब बात आ जाती है जो तीसरा समय है वो साथी नवपाषाण काल का। तो आखिर में कोई संस्कृति, कोई स्थल नवपाषाण स्थल कैसे होगा? भाई ये बात तो इंसान पूछेगा ही कि भाई अगर कोई स्थल है, मान लीजिए कि ए नाम का कोई स्थल है, इसकी हम खुदाई कर रहे हैं, तो यहाँ से औजार मिला तो हमने उसे पूरा पाषाण घोषित कर दिया, या हमने उसे मध्य पाषाण घोषित कर दिया। तो ऐसे ही जब हम कहीं उत्खनन करेंगे तो उस जगह को हम नवपाषाण काल का जगह कैसे मानेंगे? क्या विशेषता होगी उस जगह पे खुदाई करने से, तब हम उसे इन दोनों से अलग मान लेंगे। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है माइल वर्किट, इन्होंने कहा देखो यार, जब भी आप किसी जगह की खुदाई करो ना, और वहां पे अगर आपको उन्नत कृषि कार्य देखने को मिले, जैसे वहां पे जौ मिल जाए, गेहूं मिल जाए, राई मिल जाए, मिलेट मिल जाए, बाजरा मिल जाए, ऐसा कुछ सामान आपको मिल जाए, मतलब एग्रीकल्चर उन्नत किस्म का होगा, तो मान लेना कि वह जो स्थल है वो नवपाषाणिक स्थल है। दूसरा इन्होंने कहा यार देखो वहां पे पशुपालन अच्छा खासा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हमने क्या आपसे बताया कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में लोगों ने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था। जैसे आपने पहले की वीडियो में, इसलिए कर रहा हूँ पहला वीडियो जरूर देखिएगा, जैसे आपने बागौर को देखा है ना, वहां पे पशुपालन हो रहा था। लेकिन जो नवपाषाण काल है यहाँ पे तो अच्छा खासा पशुपालन होना चाहिए। तो इन्होंने कहा देखो पशुओं का पालना अच्छे रूप से वहां पे होना चाहिए, इसके लिए वहां पे पशुओं की हड्डी मिलेगी या कुछ चीजें मिलेंगी, है ना। फिर उन्होंने कहा कि देखो यार औजार तो मिलना चाहिए, पत्थर के औजार इस समय भी मिलना चाहिए, लेकिन इस समय की पालिश, ये समय के जो औजार है ना वो पालिश किए हुए हैं, माने उसको शार्प बनाया गया है। पहले औजार बड़े बड़े थे, ठीक है, मान लीजिए बड़े बड़े थे, फिर औजार थोड़े से छोटे बने, फिर उन्होंने कहा कि एकदम शार्प औजार होना चाहिए, एकदम से इस तरह से शार्प होना चाहिए, एकदम से घिसा हुआ होना चाहिए, पॉलिश किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये विशेषता उस जगह की होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा देखो यार उस जगह की विशेषता, वहां पे हमें मृदभांड, अभी तक जहां तक आप लोगों ने देखा कि जो है पाषाण काल में या पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में मृदभांड तो मिलता है, आपने देखा जैसे चौपानी मांडो से पहले वीडियो हमने आपसे बताया था, अनगढ़ किस्म के मृदभांड मिलते हैं। लेकिन इन्होंने कहा, माइल्स ने कहा कि देखो यार नौ पाषाण बनाना है तो वहां पे मृदभांड बेहतर रूप से मिलना चाहिए। तो ये सारी विशेषता अगर किसी जगह पे मिल जाएंगी तो उस जगह को हम बोलेंगे नवपाषाण कालीन संस्कृति। तो ये सारी विशेषता उसके अंदर निहित होनी चाहिए मेरे भाई, इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसको एग्जामिनर घुमा फिरा के पता नहीं कैसे पूछे, बस आज जवाब दे देना इसको, ठीक है। जो मैंने बताया वो पॉइंट इसमें लिखा गया है। आगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? देखो अब एग्रीकल्चर अच्छा खासा मिलना चाहिए, तभी वो स्थान जो है साथी वो नवपाषाणिक स्थल कहे जाएंगे, ठीक है। देखो अगर हम बात करें ना कृषि को लेकर के, तो बहुत कंफ्यूजन इसमें आता है साथी। अगर हम कृषि के साक्ष्य को लेकर के बात करें, तो अगर वैश्विक स्तर पे आप देखोगे ना,
वैश्विक स्तर पे अगर हम कहें तो आप जानते हैं विश्व में नवपाषाण की बात करें कि नवपाषाण काल अगर वैश्विक स्तर पे आप देखोगे तो लगभग में 9000 ईसा पूर्व माना जाता है कि विश्व में 9000 ईसा पूर्व में आया हुआ है। लेकिन हमारे भारत में आप देखोगे तो हमारे भारत में सबसे पहले आप देखोगे अगर भारत के संदर्भ में नवपाषाण संस्कृतियों मूल्यों की बात करोगे तो हमारे यहाँ विश्व से भी पहले यानी 7000 ईसा पूर्व में आप देखोगे तभी हमारे यहाँ साथी नवपाषाणी जो है स्थल मिलते हैं। अब जैसे आप देखोगे तो हमारे यहाँ संत कबीर नगर में एक जगह है लहुरा देव। क्या नाम है? लहुरा देव। लहुरा देव। लहुरा देव। अभी ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर। अच्छा कमेंट करके बताना कोई है क्या संत कबीर नगर से? संत कबीर नगर एक जिला है साहब। यहाँ पे लोकेशन है लहुरा देव और यहाँ से हम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना होगा कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अच्छा लहुरा देव से पहले ना मेहरगढ़ हुआ करता था पहले, लेकिन अभी क्या अभी लोकेशन हमारा लहुरागढ़ है। पहले मेहरगढ़ नाम का एक जगह हुआ करता था, इस समय भी है ऐसा नहीं है, इस समय भी मेहरगढ़ है। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछेगा कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो हमारे लहुरा देव से चावल का साक्ष्य देखने को हमें मिलता है साहब। ठीक है, लहुरा देव है कहाँ पे तो बताना संत कबीर नगर में है। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसे आप देख लेना है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये समीक्षा अधिकारी का क्वेश्चन है जो लोक सेवा आयोग है उसका। कह रहा है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। भाई हमारे यहाँ से आप देखिए लहुरा देव से मिलते हैं कृषि के साक्ष्य है ना, और भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं साथी जहां से हमें एग्रीकल्चर के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो भाई हमारे यहाँ तो पहली बात तो लहुरा देव जो लोकेशन है वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य वाला जगह है। कितना खतरनाक है आप सोच सकते हैं। ठीक है, भारत को छोड़ दीजिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य हमारे यहाँ कोल्डिवा ले लीजिए साहब, है ना, ये एकदम से फेमस है साहब। ठीक है, और भी ऐसे लोकेशन है साथी बहुत हैं जो हमारे यहाँ मिलते हैं। तो ये पहला वाली पॉइंट सही है। कह रहे कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न में लोग पहले जौ इस्तेमाल करते हैं उसके बाद धान इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, जौ हो गया, धान हो गया, धान मतलब वही चावल साथी है ना, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, राई हो गया, इन सब का प्रयोग लोगों के द्वारा साथी किया गया। ठीक है, इन सभी का प्रयोग लोगों के द्वारा किया गया। सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, आप देखोगे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश तो आप जानते हैं ये प्रागैतिहासिक काल से ही हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कई सारे सांस्कृतिक विरासत मिलते हैं। जैसे आपने पढ़ा था पीछे की वीडियो में सराय नहार राय के बारे में, आपने पढ़ा महदहा के बारे में, दमदमा के बारे में, आपने पढ़ा दैमाबाद के बारे में, चौपानी मांडो के बारे में आपने पढ़ा, लेखैया के बारे में पढ़ा। ये सब पुराने स्थल थे जो उत्तर प्रदेश में है, ये सब मध्य पाषाणिक स्थल थे साथी। ठीक है, कृषि का प्राचीनतम साथ उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा क्षेत्र से आप जानते हैं प्राप्त होता है साथी। चावल यहाँ से मिलता है हमारे यहाँ, है ना। मानव के द्वारा सबसे पहले आप जानते हैं जौ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद में आप देखोगे तो गेहूं, चावल मतलब वही धान, मक्का, बाजरा, सोरधम, राई, जाई, इन सब के 8 प्रकार के अनाज जो है साथी इस समय के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। पेपर में ये क्वेश्चन आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि भैया जो नौदा टोली एक लोकेशन है इसका उत्खनन कौन किया था, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। अभी तक में जितना मैंने पढ़ा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे नवदा टोली एक लोकेशन है साथी, एमपी में एक जगह है मध्य प्रदेश में नवदा टोली पड़ता है साथी, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है लोकेशन भी याद रखते चलेंगे, मध्य प्रदेश में है। और ये ताम्र पाषाणिक स्थल है, आगे चल के भी हम चर्चा करेंगे। ताम्र पाषाण स्थल, ताम्र पाषाण स्थल है साथी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। अब सवाल आता है कि इसका उत्खनन कौन कराया था साथी, तो याद देखेंगे एच.डी. संकालिया नाम के एक व्यक्ति हैं, एच.डी. संकालिया, इनके द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। तो उत्खनन कौन कराया? एच.डी. संकालिया, इनका नाम साहब आपको याद रखना है। ठीक है, ताम्रपाषाणी का स्थल है, एमपी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है स्टेटमेंट जो कि सही नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा है कि एक लोकेशन है मेहरगढ़, मेहरगढ़ से तांबे गलाने का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, मेहरगढ़ से कह रहा है कि नवपाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक का इतिहास देखने को मिलता है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है साहब, ये वाली बात बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ को हम बलूचिस्तान की रोटी का कटोरा कहते हैं, ये लोकेशन भी सही है। यहाँ के लोग कच्ची ईंटों के आयताकार मकान में रहते थे, सही है, लेकिन ये वाली बात गलत है क्योंकि मेहरगढ़ से तांबा गलाने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है और ये कह नहीं मिलता है, तो ये वाला आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना होगा साहब, है ना, गलती नहीं करना है। अब थोड़ी सी अगर हम आपसे बात करें कि मेहरगढ़ को लेकर के, तो देखिए मेहरगढ़ ना अगर थोड़ा सा बनाए, ये इंडिया का मैप है, थोड़ा सा समझिएगा, है ना,
मान लीजिए कि अपना प्यारा भारत महान है, तो हमारे प्यारे भारत महान का जो ये वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया में पड़ता है। इस मैप समझिएगा पाकिस्तान के क्षेत्र पड़ेगा मेहरगढ़, है ना, बलूचिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो मेहरगढ़ ये वाला लोकेशन है, मतलब भारत में नहीं है स्पष्ट रूप से, ठीक है। विशेषता क्या थी भाई मेहरगढ़ की? तो देखो यार, विशेषता ये थी ना, यहाँ पे नवपाषाण काल के स्थल भी आपको देखने को मिलेंगे, और वहां से लेकर के हड़प्पा सभ्यता के भी, यानी कहा जा सकता है कि ये परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले है। तो परवर्ती हड़प्पा स्थल कहा जा सकता है कि नहीं कहा सकता है, क्योंकि भाई ये हड़प्पा से पहले था, और हड़प्पा की संस्कृति भी मेहरगढ़ में देखने को मिलती है कि नहीं है? पहली बात, अगर आपसे कहे कि मेहरगढ़ क्या है, तो बताना वो परवर्ती हड़प्पा स्थल, यानी हड़प्पा से पहले से अस्तित्व में है, लेकिन यहाँ से हड़प्पा के भी साक्ष्य मिलते हैं, ये तो ध्यान रखना होगा, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे लोग तांबा गलाना जानते थे। अब जानते हैं अभी लोग आगे चल के तांबे और कांसे का प्रयोग करेंगे, तभी तो ताम्रपाषाण संस्कृति बनेगा, तो लोग तांबा गलाना जान रहे हैं। और देखिए, इसी कारण से बलूचिस्तान, यहाँ पे धान, चूंकि आप जानते हैं सबसे पहले मेहरगढ़ को ही कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता था, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पहले इसी को माना जाता था। अब जो है वो सारे लवरा देव है, लेकिन पहले यही था। तो कृषि प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पहले यही था, और यहाँ पे धान की खेती होती थी, इसीलिए इसे हम बलूचिस्तान का रोटी का कटोरा कहते हैं, ध्यान रखना। यहाँ के जो लोग थे ना, वो कच्ची ईंटों के आयताकार मकान घर बना करके रहते थे, यानी यहाँ पे पकी ईंटें अभी नहीं मिली हुई हैं। लेकिन ये चीज है कि आप देखिए कहाँ लोग, हम लोग स्टार्ट किए थे पूरा पाषाण काल में, तो लोग कंदराओं में रह रहे थे। मध्य पाषाण काल में तो चलिए ठीक, लोग थोड़ा बहुत गुफकराल उपकराल में आप देखेंगे बुर्जहोम वगैरह में तो कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो तो अभी नवपाषाणिक स्थल है। लेकिन धीरे धीरे कश्मीर में भी लोग रहना स्टार्ट कर दिए थे, दक्षिण भारत में संगन के लोग, आप देखोगे वहां पे लोग रह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे मेहरगढ़ में जब हम पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे लोग कच्ची ईंट के मकान में रहना स्टार्ट कर दे रहे हैं, मानी लोगों ने घर को बनाना सीख लिया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कश्मीर घाटी में एक लोकेशन है बुर्जहोम, इसका उत्खनन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? यहाँ से एक सवाल बुर्जहोम को लेकर के पेपर में आता है, अभी डिस्कस करेंगे कौन सा। पहले तो याद रखिएगा कि इसका उत्खनन कौन कराता है। याद रखिएगा बुर्जहोम का उत्खनन साथी डी टेरा और पीटरसन नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया है, ठीक है। दो लोकेशन है गुजरात में जो कि नवपाषाणिक स्थल है, कौन कौन सा? एक तो आपका है बुर्जहोम, है ना, बुर्जहोम है साथी, और ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में, है ना। और एक है साथी गुफकराल, गुफकराल, ये दोनों के दोनों लोकेशन जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो बुर्जहोम है इसका उत्खनन 1935 में करा जाता है, 1935 में। दो व्यक्ति हैं, डी टेरा एक जनी है, और एक जनी इनके साथ में पीटरसन, पीटरसन, इनके द्वारा उत्खनन कराया जाता है। ये है जो लिखावट है ना, ठीक है। विशेषता क्या है बुर्जहोम का जानते हैं? यहाँ पे एक व्यक्ति का कब्र मिला हुआ है, और कब्र के साथ में जानते हैं कुत्ते को भी दफनाया गया है, ताकि उस व्यक्ति, ये बेचारा व्यक्ति है, उसका कंकाल मिला है, और उनके साथ में कुत्ते का भी कंकाल मिला है, ताकि कुत्ता परलोक में जाकर के इस व्यक्ति को रखवाली कर सके। अब समझिए कितना खतरनाक लोग थे, मतलब कुत्ते को दफना रहे हैं, मालिक के साथ उसके कुत्ते को भी दफना देंगे, ताकि कुत्ता यही नहीं ऊपर जाके रक्षा करे, है ना। बताइए, ऐसे ऐसे लोग पड़े थे, तो दुनिया कहाँ जाएगी, है ना। इसीलिए तो पाखंड और धर्मवाद ये सब निकल के आया साथी। अच्छा, यहाँ से एक ऐसे तीर था, उसका एक भाग मिला है, यानी वाड़ाग्र यहाँ से मिला हुआ है। ये सवाल पेपर में बन सकता है कि यार कहाँ से वाड़ाग्र मिला हुआ है, तो बताना ये तांबे का है। जो ये वाड़ाग्र है ना, ये तांबे का है। ये जो वाड़ाग्र है साथी, ये तांबे का है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना ना, अगर मान लीजिए घुमाए फिरेगा तो काम चलेगा। गुफकराल से एक सवाल पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है। कश्मीर घाटी में स्थित है, और इसका मतलब होता है कुम्हार का गुफा, इसे नोट करना, कुम्हार का गुफा। इससे ज्यादा कोई सवाल यहाँ से नहीं बनता बुर्जहोम को लेकर के। और ये दोनों के दोनों स्थल कैसे हैं? मध्यपाषाण काल के ना हो, नवपाषाण काल के, है ना। अगला ये सब है लोकेशन, इसको देख लेना, ठीक है। अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं कहूंगा साहब नोट मत करिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ यार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ये लंबा चलने वाला है, बहुत लंबा है। यूपीजी की भी हमने कंप्लीट करा दिया टेस्ट सीरीज में, है ना। यूपीजी की आपको मिल जाएगा, इसका वीडियो भी मैं समय मिलेगा तो अपलोड कर दूंगा। बाकी हिस्ट्री आपका चल ही रहा है, तो आप नोट मत बनाइए, कंप्लीट सिलेबस में बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाएगा, है ना, और बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है, अभ्यास सीरीज, इसका आप पीडीएफ ले लीजिए साहब, है ना, ये पूरा मिल जाएगा, पूरा टेस्ट सीरीज ये चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक ये चलेगा, ठीक है। तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको साहब ऐड कर दिया जाएगा, है ना। ये 88817616 इस पे व्हाट्सएप करिए, और बोल दीजिए सर हमको ऐड कर दीजिए, जो अपना ये टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का अगर आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं लेते हैं तो बहुत ही कम चार्जेज है साथी। इतना फीस तो हमारे यहाँ एक मजदूर काम करने आता है, एक दिन में लेकर जाता है साहब, है ना। और यहाँ तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 120 दिन तक आपके साथ काम किया जाएगा साहब, है ना। तो यही फीस है,
कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, एकदम बेस्ट टू बेस्ट, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, एक एक पॉइंट हम कवर कर देंगे साहब, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करिएगा। 888716 है, 16 नहीं 810, ठीक है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप प्रिंट आउट करवा लेना और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। जितना रिवीजन करोगे उतना फायदा करेगा एग्जाम टाइम में, है ना। और फिर कहीं से कोई सवाल मिले अपना नोट्स अपडेट करो। जैसे कोई पास आउट का टीचर पढ़ा रहा है, उसका देख लो 2 4 10 मिनट 20 मिनट भगा करके, कोई पॉइंट आपको नजर आए अपने ही नोट्स में अपडेट कर दो। ऐसे होती है तैयारी, है ना। बाकी भटकना है तो भटको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यार, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है जो कोल्डिहवा है ना, इसके बारे में ये स्टेटमेंट पढ़ो और जवाब देना। ये संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कोल्डिहवा संत कबीर नगर में ना है। कोल्डिहवा जानते हैं कहाँ पे है? अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप बने तो ये पढ़ के आपका प्रयागराज, मैंने सबसे दक्षिण में, प्रयागराज के दक्षिण में है कोल्डिहवा, है ना, इसे ध्यान रखेंगे। तो ये कोल्डिहवा का जो लोकेशन है ये संत कबीर नगर जिले में नहीं है, प्रयागराज के दक्षिण है, गलत हो जाएगा। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य वाला स्थल माना जाता है। बात तो सही है, क्योंकि यहाँ से आप जानते हैं धान का साक्ष्य मिलता है देखने को। सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर, है ना। एग्रीकल्चर का साक्ष्य माना जाता है साथियों। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? कोल्डिहवा भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे पुराना कृषि साक्ष्य वाला स्थल माना जाता है। कृषि साक्ष्य वाला स्थल माना जाता है, ऐसा लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं है, हम सही करवा देंगे इसको, ठीक है। बात करेंगे कोल्डिहवा की, तो देखिए क्या क्या सवाल आ सकता है। सबसे पहले तो भैया ये कहाँ पे है, तो आप बताना प्रयागराज में। प्रयागराज में ही बेल नदी है ना, मतलब उसी के पास में है साहब, ठीक है। और यहाँ की विशेषता क्या है कोल्डिहवा से? पहली बात तो ये कि यहाँ से 9 पाषाण काल के अवशेष मिले, ताम्र पाषाण काल के और लौह युग जो आएगा वहां के भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तीनों समय के प्रमाण मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से 6000 ईसा पूर्व के आसपास में धान उगाने का प्रमाण मिला है, मतलब 7000 तक तो मिला था ही, लेकिन यहाँ पे 6000 ईस्वी तक में मिलता है। कोल्डिहवा को चावल की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है साहब। अगला चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्थल से हिरण के सींगों से निर्मित उपकरण मिलते हैं? अच्छा, मैं कई जगह ये क्वेश्चन देखा हूं ना कि क्वेश्चन पूछता है किस स्थल से सींगों से निर्मित उपकरण सर्वाधिक मिले हुए हैं। देखना जरा इसको, ऐसे सर्वाधिक मिले हैं, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन गलत होता है, यहाँ पे सर्वाधिक मिले हैं ऐसा लिखा हुआ है, हिरण को भूल गए लिखना। खास करके बीपीएससी वाले तो बहुत भूल जाते हैं, तो याद रखेंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगर हिरण पूछ लेगा तो भी नहीं घबराना है, तो भी जवाब वही होगा, और अगर सर्वाधिक पूछ लेगा तो भी जवाब वही होगा। एक जगह है बिहार में चिरांद नाम का लोकेशन है ना, तो यहाँ से सिंग से बना हुआ उपकरण ज्यादा मिला हुआ है। तो हिरण के सिंग से अगर पूछेगा या कहेगा सिंग से बना हुआ, तो दोनों का जवाब यही हो जाएगा, चिरांद दे दीजिएगा राइट आंसर। अब देखिए जो चिरांद लोकेशन है, एक बीके सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, प्रोफेसर बीके सिंह है, प्रोफेसर बीके सिन्हा, बीके सिन्हा, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने इस जगह का मतलब उत्खनन कराया था। 1962-63 का समय है, 1962-63 का समय है। विशेषता क्या थी यहाँ की, देखना जरा। पहली बात तो यहाँ 5 संस्कृति देखने को मिलता है। पहली बात तो ये, यहाँ से हमें 5 संस्कृति देखने को मिलता है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कहाँ से 5 संस्कृति देखने को मिलता है, हालांकि ये सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछता है तो बड़े धूमधाम से आप बताना, ठीक है। 5 संस्कृति कहाँ से मिलता है? चिरांद से। अब बार बार चिरांद कह रहे हैं तो है कहाँ पे? तो भाई बिहार वाले ध्यान रखेंगे, चिरांद जो है वो बिहार में है। बिहार का एक जिला है सारण जिला, है ना, सारण ही होता है, सारण जिला है, और वहां पे साथी ये चिरांद, ठीक है। और विशेषता क्या है कि यहाँ से सिंह निर्मित उपकरण सबसे ज्यादा मिले हैं। अब देखिए सवाल मैंने कैसे कर दिया, सिंह निर्मित उपकरण, सिंह का मतलब ऐसे रहेगा, ऐसे सिंह निर्मित उपकरण सबसे ज्यादा मिले हैं। लेकिन अगर कहेगा कि हिरण के सिंह निर्मित, तब क्या, तब वो ही जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ के लोग, जैसे इस समय छपड़ा होता है ना, छपरा जानते हैं क्या? घास फूस से बना होता है, घास फूस से बना हुआ रहता है, घास फूस से बना हुआ घर, उसी में लोग रहते थे और चावल की खेती करते थे। इतनी बातें बहुत है चिरांद के बारे में, है ना। जानकारी के लिए आप इसे देख लेना। नाम याद रखना, कौन उत्खनन किया था? प्रोफेसर बीके सिन्हा। हमसे जो सवाल पूछ सकता है वो 2 संभवतः है। एनटीए इतना होशियार नहीं है कि ये वाला पूछेगा, लेकिन 5 प्रकार के संस्कृति मिल सकते हैं और सिंह से निर्मित उपकरण मिलेगा, इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला, हालांकि एनटीए में भी अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है साथी, नए नए लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बार बार रोस्ट हो रहा है ना एनटीए, इस वजह से। कारण कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाना है, इसका जो एक्सप्लेनेशन वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा सही नहीं है? एक तरह दिया पाषाण कालिक 9 पाषाणिक स्थल और दूसरा दिया उसका लोकेशन, है ना। तो देखना जरा, दाऊजली हार्डिंग ये असम में है। अगर क्रम से लगाने के लिए कभी मान लीजिए आ गया पश्चिम से पूरब, तो याद रखिएगा दाऊजली हार्डिंग, ये लोकेशन याद रखना, दाऊजली हार्डिंग ये साथी
असम में पड़ेगा, है ना। तो सबसे पूर्व में यही स्थान पड़ेगा, है ना। पीसीएस में ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, आपके लेवल में नहीं आएगा। कुचाई, आप जानते हैं कुचाई जलप्रपात याद है आपको, उड़ीसा में है, कुचिकल, है ना। बालाथल साथी ये गुजरात में नहीं पड़ता है मेरे भाई, ध्यान रखना होगा। बालाथल साथी ये राजस्थान में उदयपुर में पड़ता है, बालाथल नौपाषाढ़िक स्थल है, गुजरात में नहीं है, तो ई डी वाला हो जाएगा गलत। बाकी चिरान तो भी आपने देखा बिहार में है ना। अब ये लोकेशन है कुछ जिसे याद रखिएगा, जैसे कश्मीर प्रांत में आप देखेंगे तो बुरजहोम हो गया, गोकराल हो गया, इलाहाबाद में आप देखेंगे कोल्डीवा हो गया, ये वाला इलाहाबाद वाला थोड़ा सा याद रखेंगे, फिर महगरा हो गया, चौपानी मंडो हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। असम बिहार में आप देखेंगे चिरांद हो गया, असम में आप देखेंगे दाउजली हडिंग हो गया, उड़ीसा में आप देखेंगे तो कुचाई हो गया, राजस्थान में बगौरा, बालाथल, फिर गणेश्वर, ये वाला पूरा लोकेशन, ठीक है। कह रहा है कि प्रमुख नौपाषाढ़िक स्थल है, मस्की है, ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, ये कह रहा है कौन से राज्य में स्थित है, और ये सभी नौपाषाढ़िक स्थल हैं, इसको ध्यान रखना होगा। ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये लोग कहीं और नहीं होंगे। हल्लूर उल्लूर ये सब कर्नाटक में ही मिलता है साथी, है ना। और मस्की तो आप जानते हैं कर्नाटक में है ना। तो इस तरह से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। देखो कर्नाटक में बात करें तो मस्की है, ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, कोडकल है, पिपलीहल है, संगनकल्लू है, टी नरसिंहपुर है और टेक्कलकोट है, ठीक है, ये है। तमिलनाडु में आप जानते हैं पय्यमपल्ली पड़ता है। आंध्र प्रदेश वाला ये लोकेशन याद रखना, उतनूर है, कोडेकल है, नागार्जुन कोंडा है, पलायबोय है, ठीक है। अगर याद नहीं रहता तो भी चल जाएगा, लेकिन ये कर्नाटक वाला ध्यान रखना, ठीक है। अगला चलेंगे, नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। अच्छा देखिए, अभी हम लोग उत्तर भारत की बात कर रहे थे, मतलब हम लोग पूरे उत्तर भारत में देखें। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे, जब भी इतिहास को आप पढ़िए तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत ये दो पार्ट में है, ठीक है। मतलब अगर मैं ऐसे हल्का से इसको बनाता हूँ, इंडिया, आप जानते हैं देश का, विश्व का सबसे प्यारा नक्शा अगर किसी का है तो मेरे पास प्यारे भारत महान का है। हालांकि कुछ चंद नेताओं ने इसे लूट खाया। तो जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं ना साहब, तो हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, उत्तर भारत का इतिहास, लेकिन लोग ज्यादातर उत्तर भारत में उलझे रहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल, ये सब यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये उत्तर भारत में जो चीजें हैं वो पढ़ना होता है। साथ में हमें दक्षिण भारत का इतिहास ये भी ध्यान रखना होगा कि जब हम ऊपर सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम दक्षिण में उसके बाद भूल जाएंगे, नहीं। ये दक्षिण भारत में जो लोग पनपेंगे उनको ही पढ़ते हैं। और जब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, मौर्य काल से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, छठवीं शताब्दी से जैसे आगे बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे मध्य भारत में आ जाते हैं, ये मध्य का क्षेत्र। और यहाँ आप देखोगे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तमाम कुल्ले अलगे अलगे नया नया जन्म लेंगे साथी, है ना। तो भारत को जब हम इतिहास पढ़ेंगे ना, तीन पार्ट में पढ़ना पड़ता है, और ये ही गलती स्टूडेंट करते हैं, इस वजह से बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कौन कहाँ कब। फिलहाल में जब हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो हमें दो ही पार्ट पढ़ना होता है, एक तो उत्तर भारत में पाषाण काल और एक दक्षिण भारत में। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उस समय हम सिंधु घाटी उत्तर उत्तर भारत पार्ट में पढ़ते हैं, और नीचे हम संगम साहित्य की आने लगते हैं धीरे धीरे, समझ रहे हैं। संगम काल की तरफ नीचे नीचे बढ़ते हैं साथी, है ना। तो आप संगम साहित्य कभी शायद बहुत कम ही पढ़ाते हैं टीचर लोग, पर उससे भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा कि यार जो दक्षिण भारत के लोग थे ना, वो खेती को दक्षिण भारत के लोगों को खेती का केवल अल्प विकसित ज्ञान था। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ की जो नदियां हैं वो सतत वाहिनी नहीं थी। यानी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं साथी, वो साल भर नहीं बहती हैं, समझ रहे बात को, सूख जाती थी। तो लोग एग्रीकल्चर बहुत बेहतर रूप से नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। हालांकि अब सरकार बहुत सारा डैम वगैरह बना के नदियां रोक रही है, पानी पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन सतत वाहिनी नदियां नहीं है साथी। इसलिए एग्रीकल्चर बहुत बेहतर नहीं हो पा रहा था, सूखा टाइप का वहां पे एरिया था। तो दक्षिण भारत में क्या करें, नवपाषाण काल के जो लोग वहां पे रह रहे थे, वो लोग मिलेट यानी रागी, जो हमारी मिलेट्स हैं, जो मोटे अनाज हैं साथी, उसको उगाना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। अब यही कथन और कारण कह के अगर आपसे सवाल पूछे, मैं इसी सवाल को थोड़ा घुमा रहा हूँ, देखना जरा। मैं क्या लिख दूं, मैं इस मैप को मिटा रहा हूँ, मैं लिख दूं कथन, ठीक है। और कथन में मैं क्या लिख दूं, पहला कथन लिख दूं कि दक्षिण भारत के लोगों को खेती का केवल अल्प विकसित ज्ञान था, मैंने ऐसे लिख दिया, है ना। और मैंने कथन ये पूरा यहाँ समझिए कॉपी कर दिया। अब मैं आपसे लिख दूं साहब कारण, ठीक है। कारण, क्या कारण लिख दूं, मैं कारण ये लिख दूं कि दक्षिण भारत की नदियां सतत वाहिनी नहीं थी। दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां नदियां सतत वाहिनी नहीं है। एक टीचर की सबसे बड़ी विशेषता यही है, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन अपने तुरंत समय सामने आपके बना रहा हूँ मैं, देखिए सतत वाहिनी नहीं है, वाहिनी नहीं है, कोई भी टीचर बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और कथन क्या है, कथन है कि दक्षिण भारत के लोग एग्रीकल्चर में इसीलिए अल्प विकसित ज्ञान रखते थे।
अब आप मुझे बताइए कि कथन और कारण, और कथन को मैं क्या कह दूं, ए कह दूं, और कारण को मैं क्या कह दूं, आर कह दूं। तो आप मुझे बताइए क्या ए और आर दोनों सही है कि नहीं सही है, और आर ए की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां सतत वाहिनी नहीं है, यानी साल भर नहीं बहती है। इसीलिए यही कारण है कि वहां के जो लोग हैं वो केवल मतलब लोग जो है खेती का केवल अल्प विकसित ज्ञान रखते थे। ठीक है, अब यही सवाल मान लीजिए हमने मैं आपसे कथन में ये कह दूं कि भैया जो दक्षिण भारत के लोग हैं, नौ पाषाणकालीन लोग थे, वहां के जो किसान हैं उन्होंने मिलेट उगाया, मोटे अनाज उगाया, और मैं कारण में दे दूं कि दक्षिण भारत में पानी का अभाव था। तो अब आप वहां मुंह मत ताकना, समझ जाना कि अरे यार ये तो बात वही है, पानी का अभाव था इसीलिए मोटा अनाज। अरे भाई चावल उगाने के लिए पानी ज्यादा चाहिए, चावल उगाने के लिए पानी चाहिए, गेहूं उगाने के लिए अच्छी मतलब थोड़ा बढ़िया पानी चाहिए, और यहाँ पानी का व्यवस्था था नहीं, इसलिए लोग मोटे अनाज की तरफ बढ़े। जैसे आप हमारे यहाँ अगर थोड़ा सा पेड ग्रुप में अगर आप हैं नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप यूपीजी के पढ़ोगे तो आप यूपीजी के पढ़ते हो तो आप मुझे बताओ कि दाल जो है और चना कहाँ होता है। तो आप कहोगे सर दाल और चना ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, और आप जानते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में वहां पे पानी की मात्रा कम होती है, समझ रहे हैं ना बात को। तो जहां पे पानी मात्रा कम वहां पे मोटा अनाज पैदा होने लगता है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है साहब। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जामिनर पूछता है तो लोग का सर घूमने लगता है, इसीलिए अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, देखो एक पॉइंट याद रखना कि दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति को 3 चरणों में बांटा गया है, लेकिन ये चरण कौन है ये हमारे लेवल का नहीं है, इसलिए यहाँ से बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, दक्षिण भारत के लोग जो है खेती का इनको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन जो किसान हैं इनके द्वारा मिलेट फसल को उगाया गया था। क्लियर है मसला। ठीक है, अगला राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ये क्या था, जानते हैं राग का टीला क्या है। अब जैसे आपके यहाँ भी देखिए होली का त्योहार आने वाला है, तो आप मुझे बताइए होली के लिए क्या बनेगा। सबके यहाँ सम्मत बनता है, हमारे यहाँ सम्मत कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं। ऐसे होता है सम्मत, और इस पे लोग आटा और मतलब आटा मतलब वो पैरे का पैरा जानते हैं ना वो आप लोग, क्वेर हो उसी को ले आके पूरा बनाते हैं, और अंत में क्या करते हैं इसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, दैट इज होलिका दहन। ठीक है, सुबह आप देखोगे ना तो ये राख का बड़ा सा टीला बन जाता है, और हमारे यहाँ के विचित्र बच्चे इस राख को बोरी में भर भर के आते हैं और सबके घर पे, इवन दो हमारे ऊपर भी, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सर्वर में आंख आंख में पूरा डाल देते हैं भाई साहब। राख का टीला, बस वही राख का टीला है जो कि हमारे यहाँ भी मिला हुआ है। लेकिन आपने देखा कि ये राख का टीला हम बनाते हैं, लेकिन आप कल्पना करिए एक ऐसी जगह का जहाँ पे जानवर रहता हो, बाड़ा जिसे आप बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो साहब, बाड़ा बोलते हो। ठीक है, बाड़ा रहता हो और उस बाड़े में पशु रहते तो उनके जो मड है गोबर उबर है वो इकट्ठा रहेगा, और किसी कारणवश इसको स्लैश कर दिया गया हो, नहीं बर्न कर दिया गया हो, जला दिया गया हो या कैसे जला हो, जलने के बाद साथी आप देखोगे तो वो बहुत ऊंचा टीला है, वहां पे वो जमा रहेगा, धीरे धीरे परत दर परत उस पर जमा होता जाएगा। तो वहां से मिट्टी के टीले के अंदर यानी जब खुदाई होगी तो बड़ा बड़ा राख का टीले का अवशेष मिलेगा, है कि नहीं है। तो ऐसे अवशेष हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं, यानी कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत के लोग जो है वो पशुपालन करते हैं, तभी तो टीला वहां पे राख का टीला है। ऐसा लोकेशन कहाँ कहाँ से मिला है, तो कुछ जगह है जहां से मिलता है, साथ ही याद रखिएगा। एक लोकेशन है उतनूर करके, यहाँ से भी हमें राख के टीले मिलते हैं। एक लोकेशन है कोडेकल करके, कोडेकल, ठीक है, यहाँ से हमें मिलता है। ज्यादातर पेपर में संगन कल्लू का ही पूछता है, लेकिन अब बहुत बार पूछा गया तो एग्जामिनर बदल सकता है, संगन कल्लू का ज्यादातर पूछता है। ठीक है, और एक लोकेशन है कुपगल करके, कुपगल, यहाँ से भी हमें राख के टीले मिले हैं। तो अब जो है एग्जामिनर ट्रेंड बदलेगा और इसको हटा देगा, या कहेगा ये सारे ऑप्शन में दे देगा, 1 2 3 कूट करके सवाल बना देगा, उतनूर, कोडेकल, संगन कल्लू, कुपलगल। तो ध्यान रखना होगा, बी केयरफुल है ना ऐसे सवालों पे, क्योंकि ये सवाल बार बार पेपर में आ चुका है तो इसका ट्रेंड बदलना संभव है। ये लोकेशन है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन करिएगा। कृषि एग्रीकल्चर हो रहा है, पशुपालन हो रहा है, धातु विज्ञान, ठीक है, धातु विज्ञान की प्रगति नवपाषाण कालीन अर्थव्यवस्था का विशेषता था। आप देख ही रहे हैं कि लोगों ने धातु का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, नवपाषाण काल में आखेट और खाद्य संग्रह से कृषि तकनीकी तरफ बढ़ना, अग्रसर होना एक क्रांतिकारी कदम था। अगर आप पहला वीडियो हमारा पढ़े होंगे तो आप धड़ाक से इसका आंसर दे देंगे कि सर दोनों के दोनों जवाब सही हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग पहले तो हम लोग आखेट करते थे, खाद्य संग्राहक थे, और धीरे धीरे हम लोग जो है मध्य पाषाण काल में आप देखोगे अंतिम चरण में हम लोग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए। तो नव पाषाण काल में हम लोग बेहतर रूप से कृषि कर रहे हैं ना। दोनों स्टेटमेंट आप बोलोगे सर सही है साहब। ठीक है, चलिए
तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही थे। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिए। मृदभांड, ठीक है, नवपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु का कौन सी है? तांबा। तभी तो ताम्रपाषाण संस्कृति बना। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर भी आपके सही थे। दोनों स्टेटमेंट इस वाले क्वेश्चन में भी आपके सही है। आपके पेपर में जब ही होगा लगभग दोनों स्टेटमेंट सही होगा, लेकिन पढ़ के जवाब देने में मजा आता है ना। देखो यार, होता क्या है ना, जब हम नवपाषाण संस्कृति पढ़ते हैं तो दरअसल उसको दो पार्ट में हम बांट देते हैं। क्यों बांटते हैं? जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है? जैसे देखिए, पहले वाले वीडियो हमने आपसे बताया था कि यार देखो, जब मध्यपाषाण काल है, मध्यपाषाण काल, इसका जब अंतिम चरण है तो लोग मृदभांड बना रहे हैं। मृद मतलब मिट्टी का भांड बने बर्तन। तो मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में लोग मृदभांड बना रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? है ना। तो अब जब मृदभांड बना रहे थे ना, तो इसी के आधार पर जब हमारी नई संस्कृति आई, यानी जो हमारी नवपाषाण काल आया साथी, तो हमने नवपाषाण काल को दो पार्ट में पढ़ना चाहा। एक तो वो समय जहां पे विकसित मृदभांड है, ठीक है, यानी वो मृदभांड है, तो वो वहां पे साथी वो मृदभांड काल कहा गया, ठीक है, मृदभांड काल कहा गया। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हमें लोकेशन मिला जो हर चीजें तो हैं, लेकिन वो मृदभांड नहीं बनी हुई थी वहां पे, यानी गैर मृदभांड वाला लोकेशन भी हमें मिला भाई, जहाँ पे लोग धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, है ना। अब जैसे देखिए, इसमें अगर हम आपसे कहें तो क्या सबके पास मारुति सुजुकी कार है? तो आप कहोगे सर नहीं, पर ज्यादा लोगों के पास तो है ही, लेकिन हम लोग एक ही समय में तो जी रहे हैं, पर मारुति सुजुकी तो सबके पास नहीं है ना। बहुत सारे लोग के पास फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर, फलाने ढकाने जैसी गाड़ियां हैं, है ना। तो ऐसी चीजें है ना। तो नवपाषाण काल में भी ऐसी व्यवस्था थी, कुछ लोग के यहाँ बढ़िया बढ़िया बर्तन है, कुछ लोग के यहाँ कुछ नहीं था, है ना। तो ऐसा, तो इसके आधार पे हमने इसको दो पार्ट में बांटा था नवपाषाण काल को, एक तो गैर मृदभांड और एक मृदभांड काल। और जब मृदभांड काल का, अब गैर मृदभांड माने पहले रहा होगा, धीरे धीरे विकसित हुआ तो मृदभांड काल आ गया, है ना। मृदभांड काल आ गया, बढ़िया बढ़िया बर्तन मिलने लगा। और मृदभांड काल जब खत्म हो रहा होता है, इसका अंतिम चरण हो रहा होता है, तो हम ये पाते हैं कि अब लोग धातु का प्रयोग करेंगे। तो कहा जाता है कि मृदभांड काल का जब अंतिम चला था, तो लोगों ने धातु का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। यानी अभी तक लोग पत्थर का तो औजार चला ही रहते हैं, समझ में आ रहा है बात। उत्खनन से पता चला कि मृदभांड काल के अंत में, यानी नवपाषाण काल के अंतिम चरण में लोगों ने क्या किया? तांबे का इस्तेमाल किया। पहला धातु लोगों ने तांबे का प्रयोग किया, तांबा और पत्थर मिला, तो इसलिए ताम्र पाषाण काल, यानी ताम्र पाषाण संस्कृति, जैसे हम लोग बोलते हैं कैल्कोलिथिक एज, उसका जन्म हो गया साहब, ठीक है। क्या बन गया? ताम्र पाषाण संस्कृति। ताम्र पाषाण संस्कृति यानी कैल्कोलिथिक कल्चर का प्रादुर्भाव हो गया, है ना। देखते हैं कई लोकेशन पे हमें ताम्रपाषाण संस्कृति मिलती है। एक सवाल यहाँ से इस तरह से बन रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम तंबावती है, यानी तांबे वाला जगह है। एक लोकेशन है आहर नाम का, राजस्थान में जाएंगे जब आप, आहर संस्कृति, वहां पे राजस्थान, जब आप कभी भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देंगे आरपीएससी का, तो वहां पे आप पाओगे साहब, ठीक है, आहर संस्कृति के बारे में। ठीक, तो आहर में, आहर एक जगह है। आहर संस्कृति को और भी कई नाम से जाना जाता है, देखिएगा। राजस्थान में एक रिवर बहती है, इसका नाम है बनास। बनास, इसके किनारे जो संस्कृति मिली, जो ताम्रपाषाणी संस्कृति मिली, उसे हम बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। कौन सी संस्कृति कहते हैं? बनास संस्कृति के नाम से साथी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहीं पर ही आप देखोगे बनास नदी के पास में एक लोकेशन है, एक स्थल है जिसका नाम है आहड़। बहुत ही प्यारा लोकेशन है और सबसे बड़ा लोकेशन है आहड़, ठीक है। अब इसके नाम पे यहाँ के जो स्थल पे जो मिल रहे हैं, जो ताम्रपाषाणी का स्थल मिल रहे हैं, उनका नाम बदल करके साथ ही आहार संस्कृति रख दिया गया। कौन सी संस्कृति? आहार संस्कृति, ठीक है। ये दोनों लोकेशन वही है, बनास नदी के किनारे, ठीक है। आहार संस्कृति नाम रख दिया गया। और आहार का पहले जो नाम था ना, अभी तो नाम इसका रिसेंट है, आहार को हम तंबावती के नाम से जानते थे। तंबावती, तंबावती का मतलब तांबे की राजधानी, ठीक है। तांबे की राजधानी कहिए या तांबे वाली जगह, राजधानी कहिए या तांबे वाली जगह, ये कहते थे आहार को, या आहार भी कहीं कहीं इसको लिखा जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा साहब, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, ये यहाँ के जो लोग थे ना, वो ब्लैक पॉटरी व्हाइट वाला प्रयोग करते थे, यानी यहाँ के लोग ब्लैक पॉटरी रेड, यानी लाल और काले मृदभांड का प्रयोग करते थे। ध्यान में देखना जरा, जो आहार के लोग हैं ये क्या करते थे, ये लोग इस तरह से मिट्टी का बर्तन बनाते थे। मान लीजिए मैं कुछ बना रहा हूँ, कैसे बनाऊं, कला में वैसे भी, चलिए मैं ऐसे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये हो गया काले कलर का मिट्टी का पॉट, है ना।
और इस पे मैंने रेड कलर का लेप लगा दिया, ये हो गया रेड कलर का लेप, ठीक है ना सर। ये पूरा रेड कलर का इसमें रेप लगा दिएगा, ठीक है। ये पूरा रेड कलर से इसको भर दीजिए, फिल अप कर दीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। और फिर इसको बना करके ये लोग क्या करते थे, इतना होशियार हो गए थे, इसको बना दिए अच्छे से, इसको पूरा पेंटिंग कर देते थे काले और लाल से, ठीक है। इस तरह से पूरा पेंटिंग करके दोस्तों, है ना। और इसके ऊपर ये लोग क्या करते थे ना, सफेद कलर से, देखना जरा, ये तो पूरी पेंटिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। काले और लाल रंग की पेंटिंग हो गई, और इसके ऊपर ये लोग क्या करते थे, सफेद कलर का डिजाइन बनाते थे। जैसे मैं डिजाइन बना रहा हूँ, ये स्टार स्टार बना दिया, ये देखिए। तो इस तरह से पता नहीं क्या बना दिया। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि काले और लाल मृदभान मिला और सफेद रैखिक चित्र बने, ऐसे ऐसे चित्र बढ़िया से बना देते थे यहाँ के लोग, है ना। सोचिए वो लोग कितने कलाकार थे और हमारी कितनी बढ़िया कलाकारी है कि हम आज तक नहीं बना पा रहे थे और वो उस समय बना रहे हैं। आपको पता है आहार संस्कृति आप देखोगे तकरीबन 2800 ईसा पूर्व से लगा करके आप पाओगे 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास तक, है ना। और 1500 ईसा पूर्व में आप जानते हैं हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हम लोग वैदिक काल में पहुंचने वाले हैं। अब देखिए वैदिक काल का समय आप देखोगे तो आप पाओगे जो हमारा वैदिक काल का समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लगा करके 1000 ईसा पूर्व तक है वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से लगा करके 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल है ना। यानी वो लोग वैदिक काल में पहुंच गए और हम लोग, हमारी पेंटिंग आप देखिए है। तो याद रखिएगा आहार संस्कृति कब से कब तक का समय है, तो बता दीजिएगा 2800 से 1500 के आसपास तक का समय है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और देखिए आहार के लोग ना तस्तरी, ऐसे तस्तरी बनाते थे और तस्तरी में से गोड़ा लगा रहता था ताकि तस्तरी को टिका जाए, नहीं गोरदार तस्तरी हमें जो है आहार से देखने को मिलता है। क्लियर है मामला, आगे बढ़िए, सब लिखा होगा यहीं पर सारा बात। चलिए इसको आप पढ़ लेना। आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पढ़ना जरा। नौदा टोली एक लोकेशन है, करा कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ताम्रपाषाणिक स्थल है, सही है। नौदा टोली ताम्रपाषाणिक स्थल है साहब, है ना, ये बात सही है। नौदा टोली से चित्रित काले और लाल मृदभांड मिले हैं, ये बात भी सही है। कैथा, कैथा भी ये भी जानते हैं एक लोकेशन है एमपी में, कैथा, नरचा, नौदा टोली, नगदा, एरचा, ये सब वही मिलता है। तो कैथा के नाम पे इसको कैथा संस्कृति बोला जाता है, एक लोकेशन है कैथा, या इसे हम लोग कयथ, कयथा के नाम से भी जानते थे, कई लोग कायथ भी बोलते हैं, है ना। कनिष्ठ, ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है कैथा संस्कृति, सही है। नौदा टोली का उत्खनन GR शर्मा ने किए थे, यही गलत हो जाएगा। अभी तो ऊपर पढ़े हम लोग HD संकालिया, आपको ध्यान होगा नौदा टोली का उत्खनन कौन किया था, HD संकालिया, HD संकालिया, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो डी वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखो यार मालवा, तो आपको पता है मालवा कहाँ पे है, मालवा का पठार, तो ऐसा नजर आता है कि यार मालवा का पठार और बुंदेलखंड बघेलखंड ये सब का पठार जब हम लोग पढ़ाएंगे, कभी हम आपको पढ़ाएंगे यूपी मतलब भारत का भूगोल, तो हम मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड बघेलखंड छोटा नागपुर का पठार ये सब पढ़ाएंगे। तो ये सब मालवा का पठार के आसपास में मालवा संस्कृति बनी थी, और ये मालवा संस्कृति ताम्रपाषाणी संस्कृति है। तो ये कहाँ पे है, ये एमपी में है। 1900 से लेकर के 1400 ईसा पूर्व के आसपास की संस्कृति है वहां पे, मतलब वही है समझिएगा, सिंधु मतलब वैदिक काल के आसपास में ही लोग पनप रहे हैं, ठीक है, वैदिक काल से पहले। क्योंकि आप जानते हैं वैदिक काल हमारा उत्तर वैदिक काल वो लौह युग से शुरुआत इसकी होती है, तो अभी लौह युग तो आया नहीं, अभी तो लोग तांबा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो कई लोकेशन एमपी से मिले हैं, जैसे आप देखोगे कैथा, एरच, नगदा, नौदा टोली, अगर आपसे पेपर में पूछे ये लोग कहाँ है तो बताना एमपी में है, ठीक है। इनमें से जो नौदा टोली है, मतलब ये सब तो है नर्मदा नदी के दक्षिण में है, लेकिन नौदा टोली ये नर्मदा नदी में विशेष रूप से स्थान रखता है। यहाँ से चित्रित काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, काले रंग के चित्रों से सजाया गया है, ये ध्यान रखना होगा यार। हाउस सब पे सफेद सफेद था ना, ये काले रंग के चित्र से सजाया गया है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। और ये मालवा से जो मृदभांड मिले हैं वो जितने अन्य स्थल मिलेंगे उन सब में सबसे विशिष्ट माने जाते हैं, ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसका उत्खनन कौन कराया था, प्रोफेसर HD संकालिया ने इसका उत्खनन कराया था। इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान रखना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणिक स्थल से एक घर में तांबे के 29 कंगन मिलते हैं, ये बात देखने वाली बात है। ये टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, पेपर में कभी कभी आ सकता है ना। तो ये लोकेशन साथी कैथा, और आपसे अगर पूछे कहाँ से मिला है तो कैथा याद रखिएगा, कैथा वही है, कैथा कहाँ पे है, एमपी में है साहब, ठीक है। और ये जो है साथी हड़प्पा संस्कृति की समकालीन है। कैथा क्या है तो बताना, हड़प्पा की समकालीन है ना।
हम हड़प्पा की समकालीन मानी जाती है ना, याद रखिएगा साहब, ठीक है। और यहाँ की जो बस्तियां वो किलेबंद थी। अब देखिए सवाल आ गया ना, किले बंद। अब कोई सर किले बंद, ये तो नया शब्द आ गया सर। हाँ सर, क्योंकि ये हड़प्पा में अभी हम लोग देखेंगे किले को बंद किया जा रहा है, यानी किला बना के उसको लोग सुरक्षा दे रहे हैं। इसीलिए तो कैथा जो है वो सिंधु की समकालीन माने, यानी हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मानी जाती है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा जो है आप देखोगे स्थल मिल रहा है, पाषाणिक स्थल है, मत सॉरी ताम्र पाषाणिक स्थल है जो किले बंद है। ये ध्यान रखना होगा सरकार, है ना। आगे चल के भी आप देखोगे किलेबंद का क्या मतलब है। प्रसिद्ध ताम्र पाषाणिक स्थल है इनाम गांव। ये कहाँ पे है? तो देखो इनाम गांव जोरवे और दैमाबाद, नेवासा, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाशित, नासिक, ये सब बहुत खतरनाक लोकेशन है भैया। और ये सब है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखिएगा महाराष्ट्र में कौन कौन सा लोकेशन पड़ता है आपका? जोरवे हो गया, नेवास हो गया, दैमाबाद हो गया, ये सब पड़ता है। अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पूरा जिला है, वहां पे कौन कौन पड़ता है? तो पुणे में है चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ठीक है। लेकिन इनमें ज्यादातर हमसे दैमाबाद के बारे में पूछा जाता है। दैमाबाद ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, और यही पूछता है बार बार, पता नहीं कहीं कौन खुशी में कि भैया दैमाबाद कौन नदी के किनारे स्थित है, तो बताना दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और क्या सवाल आ सकता है? छोटे छोटे सवाल हैं। रथ चलाते हुए मनुष्य का तांबे की मूर्ति कहाँ से मिला हुआ है? तो देखिए रथ चलाते हुए मनुष्य की जो तांबे की मूर्ति है साथी, याद रखिएगा वो दैमाबाद से ही देखने को मिलता है साथी, ठीक है। 4 आकृतियां देखने को मिलती हैं दैमाबाद से, आप देखोगे तो तांबे की 4 वस्तुएं मिलती हैं। पहला तो यही हो गया, रथ चलाते हुए वाला हो गया, ठीक है। एक व्यक्ति है जो रथ चला रहा है साथी, ठीक है। एक सांड की मूर्ति मिलती है, ये भी तांबे की है, सांड। और एक गैंडे की मूर्ति मिलती है, ये भी तांबे की है साथी, याद रखिएगा। और एक हाथी की मूर्ति मिलती है, ये भी जो है। तो सांड, गैंडा, हाथी, यही तीनों जानवर है, गाय नहीं है। पेपरों में आता है कभी कभी, बताओ कौन सा मूर्ति मिला तांबे की, तो बीचों में लिख देता है गाय, घोड़ा, शेर है, वो सब नहीं है। सांड, ऊंट भी नहीं है, ध्यान रखना। गैंडा, हाथी और रथ चलाता हुआ एक मनुष्य, यही चारों मिले हुए हैं, ध्यान रखना। ये दाइमाबाद से मिले हुआ है, ठीक है। अगर मैक्सिमम आता है तो पेपर में आता है, नहीं तो वो जो मैं आपसे बता रहा था वही आता है, ठीक है। ये जरा देख लेना। और यहाँ से जानते हैं बहुत सारे कलश सावधान मिले हैं, यानी व्यक्ति को ऐसे बना करके और उसको दफना देते थे साथी, ठीक है। मैंने फर्श के नीचे लोग इसको दफना रहे हैं, व्यक्ति को अपने घर में ही फर्श के नीचे दफना रहे हैं। यहाँ से जौ, गेहूं, मसूर, कुल्थी, मटर और कहीं कहीं चावल की भी खेती देखने को मिलती है, ठीक है। काले पालिश युक्त या हल्के पांडु रंग, गेरुआ रंग का मृदभांड जो है यहाँ से साथी देखने को मिलता है। अभी तक और कहीं गेरुआ रंग का मृदभांड नहीं बन रहा था, ठीक है। हाँ ये सवाल लगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये है प्यारा क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर थोड़ा भी बुद्धिमान होगा तो ये सवाल पेपर में आ जाएगा साहब, है ना। थोड़ा सा लेवल का अगर सवाल बनाने की हैसियत रखेगा तो। बाकी अगर कोटा पूरा करेगा तो वैसे जो ऊपर पढ़ाया उन्हीं में से कुछ उठा देगा। बाकी अगर थोड़ा हैसियत वाला क्वेश्चन बनाएगा तो ये बना देगा। कहेगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, सीधे सीधे पूछ लेगा आपसे। और ये वन लाइनर वाले मास्टर साहब लोग ना किनारे हो जाएंगे और जाके चिल्लाएंगे मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ आ गया, अरे तो ये कौन पढ़ाएगा सर, है ना। चलिए इसको हम पढ़ाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन है ताम्र पाषाणिक स्थल, तो भैया इमली डी है, एक लोकेशन है, ये उत्तर प्रदेश में है। दूसरा नरहन, कहीं लिखा हो ना लिखा हो, तो इमली नरहन, तो नरहन ये भी यहाँ पे पड़ता है। सुघौरा, सुघौरा, ठीक है। बागौरा ना, सुघौरा, ध नहीं हो गए हो, सुघौरा, ये है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो एक और दो जहां पे रहेगा वो तो हो ही गया आपका, है ना। और कौन, और कौन लोकेशन है साथी? सुघौरा के बाद फैराडी, फैराडी, फैराडी ये है। तो एक और दो जहां पे दिख रहा है वही आपका सही हो जाएगा। लेकिन एक बात देख लिया जाए, एक और लोकेशन है साई पाई, साई पाई, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो ताम्रपाषाणी का स्थल है। तो भैया ये तारा बी और सोनपुर नहीं है, एक और दो हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। देखिएगा तारा बी ये कहाँ पे है? बिहार में है। सोनपुर, सेनुवार और चिरांद ये भी ताम्रपाषाणी का स्थल है लेकिन बिहार में है, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनर खेला अगर करना चाहे, थोड़ा सा बुद्धिमान एग्जामिनर हो, तो एक तरफ लिख देगा सूची 1 और एक तरफ लिख देगा सूची 2, समझ रहे हैं। और इधर लिख देगा, आपसे कहेगा ताम्रपाषाणी का स्थल, और इधर लिख देगा संबंधित राज्य, और आपको उठा के पढ़ देगा, यहीं पर ले जाएगा आपको, फिर रिमांड पे आपको ले जाएगा। और यहाँ पे लिख देगा पहले ऑप्शन में तारा बी, तारा बी लिख देगा, और यहाँ पे लिखेगा उत्तर प्रदेश, है ना।
और फिर उसके बाद लिख देगा साथी मान लीजिए कि लिख देगा इमली डी लिख दीजिए, इमली डी है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देगा बिहार, बिहार लिख देगा, है ना। अब आपको ध्यान अगर रहेगा कि भाई इमली डी यूपी में है और ये बिहार में, तब तो आप मिला पाएंगे, नहीं तो वन लाइनर वाले कहाँ मिला पाएंगे जी, वन लाइनर वाले समझ जाएंगे इस पेपर को, इसको क्वेश्चन को देख करके, है ना। तो बस ये ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि जो पांडु राजा राजा देवी है कहाँ पे है, या महिष दल कहाँ पे है, ये लोकेशन याद रखना। ये दोनों के दोनों पश्चिम बंगाल में है, ताम्रपासाड़ी का स्थल है, ठीक है। बाकी यूपी वाला रट लेना, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा है कि ताम्रपाषाणी संस्कृति का महत्व, भाई क्या इंपॉर्टेंस थी। तो देखिए ताम्रपाषाण समय में क्या हुआ, संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषक समुदाय का गठन इस समय हो जाता है, क्योंकि अब लोग जो है ना वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर में भी कहीं ना कहीं तांबे का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, है ना। बेहतर एग्रीकल्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। आधुनिक भारतीय जो ग्रामीण समाज, जैसे अभी इस समय का जो ग्रामीण समाज है ना, लगभग ऐसा ताम्रपाषाण काल में बन गया था। मात्र देवी और विषव की लोग पूजा कर रहे हैं, सारे स्टेटमेंट आपके सही है, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अब जो है मात्र देवी की पूजा, यानी देवी देवता की पूजा ये लोग स्टार्ट कर दिए, और यही लोग आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता बनाएंगे साहब, है ना, अभी बनाएंगे, यही लोग तो बना रहे हैं आगे चल के, है ना। तो देखिए कहीं ना कहीं आप देखोगे तो संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषक समुदाय बन चुका है, तो अब यही लोग चल के सिंधु घाटी सभ्यता बनाएंगे, बढ़िया कृषि होगा, एग्रीकल्चर करेंगे, है ना। अब आप देखो जैसे आधुनिक ग्रामीण समाज की नींव है वो इस टाइम समझिए पड़ चुका था। ये लोग चित्रित मृदभांड या भाई मिट्टियों को, मतलब जो इनका बर्तन है उसको बहुत बढ़िया सुंदर बना रहे हैं, चित्र तो बना रहे हैं, कलाकारी कर रहे हैं, ठीक है। आहार संस्कृति के लोग आप देखे तो काले लाल रंग के बर्तन बनाते थे और ज्यादातर इस पर सफेद रंग के चित्र बना रहे हैं। अब इस समय मात्र देवी की पूजा हो रही है और बेशक की पूजा हो रही है। पीसीएस मेंस वाले जब लिखते हैं तो बताते हैं भाई हम लोग तो प्रागैतिहासिक काल से, जब लोग बोलना लिखना नहीं जान रहे तब से सनातन धर्म वाले जब लोग बोलते हैं, मतलब जो अच्छा पंडित होगा सनातन धर्म का, ये जो आतंकवादी संगठन होते हैं कुछ अपने आप को फलाने दल ढकाने दल, इन सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, निठल्लों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, मैं अच्छे विद्वान की बात कर रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा विद्वान हो, जो जिसके अंदर मानवत्व का गुण हो, दायित्व का गुण नहीं मानवत्व का गुण हो, वो जब गर्व से कहता है कि यार हमारी जो संस्कृति है ना वो प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति है, हम लोग प्रागैतिहासिक काल से देवी देवताओं को मानते आ रहे हैं, ठीक है। जब लोगों ने कुछ स्टार्ट नहीं करी तब से आप देखिए हम लोग वैल वृषभ पूजा करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आप देखोगे प्रागैतिहासिक काल से, तो इसीलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, लेकिन चंद्र निठालों ने मानवता के साथ उसका पत्ता काट दिया है, इसीलिए अब सनातन धर्म धीरे धीरे कहा जाए कि बहुत ही लोगों के अंदर एक प्रकार से देखा जाए तो घृणा का पात्र धीरे धीरे बनता जा रहा है। एक सवाल और बनता है यार, देखो ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के जो लोग थे ना वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह, तो अभी तो हम लोग देखें किस तरह दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की तरफ पैर करके दफनाते थे उसका, है ना। अभी जैसे आपने देखा नेवासा दैमाबाद चंदौली इनाम गांव ये सब ऐसे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की तरफ उनका सर करके, जैसे वर्तमान समय में होता है ऐसे ही, ठीक है। अगला सवाल करिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है वो हमारे यहाँ संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और, अलेक्जेंडर कनिंघम, नाम तो आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम इन्हें क्या कहते हैं, तो आप बोलना सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। क्या बोलते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं साहब। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, सवाल पेपर में आएगा तो लगा देना, आसान सवाल है। देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे, ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है, पीवाईक्यू से उठाया गया है। तो साथ ही ये है आपका, आप जानते होंगे भोपाल में है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले इसका नाम जो था वो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था। क्या था, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय, ठीक है। और अब इसका नाम क्या पड़ गया है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय पड़ गया है, ठीक है। और ये भी जो हमारी संस्कृत मंत्रालय है उसके तहत ये भी साहब काम करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ आ गई होगी। कल हम लोग मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, तब